तो तभी उसने एक हवाई जहाज़ किराए पर लिया और वह बहुत उत्साहित था। और इस हवाई जहाज़ से वह अकाबा की खाड़ी के किनारे ऊपर नीचे उड़ान भरता रहा ताकि देख सके कि क्या उसे कोई वादी मिल सकती है जो इज़राइलियों को पार करने की अनुमति दे सके। तो जब वह ऊपर नीचे उड़ रहा था, उसने एक विशाल समुद्र तट देखा जो नुएबा था। और इसके बाद उसने जो किया वह यह था कि जब वे वापस लौटे तो नीचे गाड़ी चलाकर गए और गोता लगाना शुरू किया। अब यह एक चमत्कार था कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति मिली, क्योंकि यह सब ठीक उसी समय हुआ जब इज़राइल का नियंत्रण सीनाई प्रायद्वीप पर था। अगर यह मिस्र के नियंत्रण में होता तो वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरी राय में यह पहला चमत्कार है। कुछ साल बाद रॉन ने रेनी नॉरबर्गन को अपने साथ समुद्र तट पर ले जाकर यह सब दिखाया और रेनी ने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। और उन्होंने श्री नॉरबर्गन से कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये जो पॉल एल लॉज हैं, तो जब उन्होंने वे उड़ान मानचित्र देखे जो वे प्राप्त कर सके, तो उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र देखा जो एक प्राचीन ज्वालामुखी के किनारे में घिरा हुआ प्रतीत होता था। और अपनी गणनाओं के अनुसार उन्होंने लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्रफल का अनुमान लगाया। और वह जानता था कि यह क्षेत्र निश्चित रूप से इस्राएलियों के शिविर के लिए पर्याप्त बड़ा होगा। रॉन ने 4 साल तक सऊदी अरब में प्रवेश के लिए वीज़ा के लिए आवेदन किया था। उसने बहुत कोशिश की। उसने दूतावास को पत्र लिखा, लेकिन वीज़ा प्राप्त करना असंभव था। तो उसने अपने लिए रॉनी और डैनी के लिए सीमा पार करने की व्यवस्था की थी। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वे एक चुनने में सक्षम हुए। एक टैक्सी ने उन्हें काफ़ी दूर तक पहुंचाया। फिर उन्होंने एक और सवारी ली और वे सीधे पहाड़ तक पहुंच गए। और ये वही बेडौइन था जिसने कहा, ओह जाबल मूसा हिन्ना। और वे जान गए कि वे सही जगह पर हैं। और रॉन ने उस पहली यात्रा में क्या देखा? तब वहाँ कोई बाढ़ नहीं थी, वहाँ कोई नहीं रहता था और वह वास्तव में अपनी गाड़ी अंदर तक चला सका। पवित्र परिसर क्षेत्र में वे बस सीधे अंदर और चारों ओर गाड़ी चला गए और उन्होंने सब कुछ देखा। उन्हें वहाँ एक वेदी जैसी कोई चीज़ दिखाई दी। उस दिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखीं, लेकिन फिर उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। जब वे बाहर आए तो उन्हें उस क्षेत्र से भगा दिया गया। और जैसे ही वे सीमा पर वापस पहुँचे, उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे बस चुपचाप सीमा पार करने वाले थे। और अगर वे पकड़े जाते तो रॉन ने पता लगाया था कि अगर आप वहाँ अवैध रूप से पकड़े जाते हैं तो वे बस आपको देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने उनकी रिपोर्ट वॉशिंगटन डीसी में दूतावास को कर दी थी कि वे इजरायली जासूस हैं। अब मैं उस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि वह यहाँ अपनी सफाई देने के लिए मौजूद नहीं है। तो और ये वास्तव में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अंत में ये सब भगवान की महिमा के लिए हुआ, क्योंकि रॉन ने नेशनल टीवी पर आकर अपनी बात रखी और दुनिया को बताया कि उसने वहाँ क्या देखा, और यहाँ तक कि बाइबल की आयतें भी उद्धृत की। अब जब वह गिरफ्तार हुआ था तो वह उसके लिए आसान अनुभव नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे। उनमें से एक खास तौर पर, जिसका नाम ओली था। वह बहुत दयालु व्यक्ति था। वे एक जगह पर थे जिसे हेगेल कहा जाता है, जो जॉर्डन की सीमा के ठीक दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक शहर है। और उन्हें कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया था और वहीं रखा गया था। और जिस अपराध का उन पर आरोप लगाया गया था, उसकी प्रकृति के कारण शुरू में उनके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया गया। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत बीमारियाँ फैली हुई थीं। और रॉन ने जांच की और पता लगाया कि जो कुछ हो रहा था वह शायद पीला बुखार, येलो फीवर था, क्योंकि कई लोग मर चुके थे और पूरा इलाका मच्छरों से भरा हुआ था। तो रॉन ने उनसे कहा कि उसे बहुत सारा जैतून का तेल ला कर दें, और उसने दवाइयों के पर्चे लिखे। जब उसने उन्हें बताया कि वह एक एस्थेटिस्ट है, वे यह बात समझ नहीं पाए। आखिरकार उसने उन्हें बताया कि वह नींद का डॉक्टर है, और वे यह समझ गए कि वह सर्जरी के लिए लोगों को सुलाता है। तो उन्होंने उसके पर्चे स्वीकार कर लिए। उसने एंटीबायोटिक्स के लिए एक पर्चा लिखा,
वे उसे वापस ले आए। सभी ने उन्हें लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मार डाला सारे मच्छरों को। उन्होंने इसे अपने शौचालय में डाल दिया। उन्होंने इसे ठहरे हुए पानी में डाल दिया और उस समय से सभी लोग ठीक हो गए। तो इससे वे सऊदियों की अच्छी नज़रों में आ गए थे और मुझे लगता है कि वह पहली थी सच्ची चमत्कार जिसने उनकी और सऊदियों दोनों की मदद की। अब एक और दिलचस्प कहानी यह है कि 3 आदमी 3 सऊदी जांचकर्ता रॉन के पास आए और उस पर दबाव डालने लगे। तुम्हें क्यों लगता है कि मूसा लोगों को यहाँ लाए होंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें अपना सबूत दिखाओ। और उन्होंने उसे एक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया, केवल रॉन और ये 3 आदमी। और उन्होंने कहा, हमें दिखाओ कि तुम्हें कहाँ लगता है कि पार हुआ था। और रॉन उन्हें ले गया। वह खाड़ी के पार देख सकता था। वह नुएवा को देख सकता था। तो उसने क्या किया? उसने उन्हें नीचे एक जगह की ओर इशारा किया जहां उतरना था, ठीक नुएवा के सामने वाले समुद्र तट पर। और जब वे वहां पहुंचे तो दूसरा चमत्कार हुआ, क्योंकि वह सचमुच एक चमत्कार था। ठीक जहां वे उतरे वहां समुद्र तट पर एक स्तंभ अब भी खड़ा था, जो रॉन को मिले एक स्तंभ से मेल खाता था। मिस्र की ओर कुछ साल पहले केवल मिस्र की ओर वाला स्तंभ था, जिसकी सारी लिखावट समुद्र की लहरों में पड़े रहने के कारण खिस गई थी। और जब इन लोगों ने इस स्तंभ को देखा और देखा कि उस पर प्राचीन लेखन है, तो मुझे लगता है कि इससे रॉन को बहुत विश्वसनीयता मिली और वास्तव में उनकी जान बच गई। मुझे यही विश्वास है। और फिर जब वे वापस गए तो रॉनी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रॉन जानता था कि रॉनी अब टूटने वाला है और रॉनी ने कहा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। और रॉन जानता था कि उन्हें भागने की कोई तरकीब निकालनी होगी और उसने कहा, ठीक है, हम अगले गुरुवार को करेंगे, या जो भी दिन था। लेकिन उसने कहा, अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अली पहरे पर है और अगर हम तब भागे जब अली यहाँ है तो वे उसे मार डालेंगे। तो रॉनी ने कहा, ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन वही गुरुवार था। उस बुधवार को, यानी जिस दिन वे भागने की कोशिश करने वाले थे, उनके पास लोग आए और बोले, खलास, सब खत्म हो गया, अब तुम घर जा रहे हो। और उसी समय उन्हें 3 दिनों के लिए जॉर्डन वासियों को सौंप दिया गया और फिर वे घर लौट आए। वे वहाँ जेल में थे। कुल मिलाकर 75 दिन सऊदी में और फिर 3 अतिरिक्त दिन जॉर्डन में। रॉन कोई भी दस्तावेज घर नहीं ला सके, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उस स्तंभ पर सोलोमन, मिज्रिम, एदोम के नाम लिखे थे। मृत्यु। जब रॉन और लड़के जेल से घर लौटे तो रॉन ने कसम खाई कि वह फिर कभी वहां नहीं जाएंगे। अब वह खतरों से वाकिफ हो चुके थे। लेकिन 1980 में 1984 के अंत में रॉन की मुलाकात डेविड फासेल्ट नामक एक व्यक्ति से हुई, जो नूह की नाव देखना चाहता था। और यह कहानी किसी तरह इससे जुड़ जाती है, क्योंकि लगभग उसी समय सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह एक राजकुमार था और शायद किसी समय राजा से संबंधित था, किस तरह मुझे नहीं पता, उसने रॉन से संपर्क किया और कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है और जब से मैंने इसे सुना है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सामान्य रूप से काम नहीं कर सकता, मुझे यह पर्वत देखना ही है। उसका नाम सोमरॉन अलमात्री था और वह टोब्रुक में रहता था और हमें बताया गया था कि वह टोब्रुक का एक राजकुमार था। मुझे इसका संबंध समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सोमरॉन सच में नैशविल आया था और उसने रॉन से मुलाकात की और उसने कहा, तुम्हें मुझे उस पर्वत पर ले जाना ही होगा। मैं तुम्हारे लिए वीज़ा दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, मुझे उसे देखना ही है। और रॉन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम मेरे साथ नूह की नाव क्यों नहीं चलते? मैं एक आदमी को वहाँ ले जा रहा हूँ। और यह 1985 के मार्च माह के अंत की बात है। इसलिए स्मरण रॉन के साथ नूह के जहाज़ पर गया जब वह डेविड फासेल को वहाँ ले गया और पहाड़ पर बर्फ जमी हुई थी जिससे नूह का जहाज़ ढका हुआ था। लेकिन सैमरॉन को विश्वास था कि यह आदमी सच कह रहा है, यहाँ कुछ तो है, और इससे उसे और भी
सैमरॉन के साथ अधिक विश्वसनीयता, तो सैमरॉन ने कहा तुम्हें आना होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए वीज़ा लगवा दूंगा श्रीमान फासेल, आप भी आ सकते हैं। क्योंकि उसने डेविड फासेल को अपने कुछ जादू दिखाते हुए देखा था, उसके उपकरण, उसके डिटेक्शन उपकरण। तो वे सब वहाँ गए और जब वे वहाँ पहुँचे तो वे समरण के मेहमान थे। उनके पास खनन के उद्देश्यों के लिए कुछ काम करने का अनुबंध था। तो जब वे खुदाई दल के साथ वहाँ थे, उन्होंने पाया कि वे एक ऐसे क्षेत्र में खुदाई कर रहे थे जिसे रॉन एक कुआं मानते थे, और उस कुएं में 20 फीट नीचे उन्हें एक सोने का कंगन मिला। इसी बिंदु पर उन सभी को फिर से नज़रबंद कर दिया गया। जब वे वहाँ थे तो उन्हें बहुत सी चीज़ें मिलीं, क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति थी। और रॉन को एक सफ़ेद संगमरमर का टुकड़ा मिला जिस पर उन्हें लगा कि प्राचीन हिब्रू भाषा में कुछ लिखा है, और उसने उसे छुपा दिया क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने वह किसी को दिखाया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और हम अब भी उम्मीद करते हैं कि कोई उसे ढूंढ सके, क्योंकि वहाँ कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह अब भी वहीं कहीं है। जब उन्हें नज़रबंद किया गया तो वे रियाद से एक पुरातत्वविद को लेकर आए जो उनसे वहाँ समरान के परिसर में मिला, और उन्होंने डेविड फासिल की वीडियो टेप्स देखीं जिनमें बछड़े गोल्डन कैल्फ वेदी पर और अन्य चीज़ें दिखाई गई थीं। और यही वह पुरातत्वविद था जिसने कहा, ये चीज़ें सऊदी अरब में कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ यहीं मिलती हैं। और जब उसने खुद सबूत देखे तभी पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर दी गई, पुरातात्विक नियंत्रण में ले लिया गया और सभी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जब उनसे सब कुछ जब्त कर लिया गया तो वर्षों तक रॉन बेताब रहे कि किसी तरह फ़ोटो मिल जाएं, लेकिन सब व्यर्थ रहा। ये 80 के दशक के अंत की बात है जब हमने एक लेख पढ़ा जिसमें दावा किया गया था कि श्री कॉर्न्यूक दावा कर रहे थे कि उन्होंने माउंट सीनाई खोज लिया है। शुरुआत में हम बहुत उत्साहित थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि न तो उनके और न ही श्री विलियम्स जो उनके साथ थे कि कोई योजना थी कि वे किसी के साथ फ़ोटो साझा करें, और उनके पास अपनी ही कहानी थी कि क्या हुआ था। और हमें पता चला कि उन्होंने इसे जिस तरह से खोजा, क्योंकि ये पहाड़ ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, ये आसान नहीं है। ये ऐसा है जैसे समुद्र तट पर रेत का एक कण ढूंढना। तो मैं उनकी किताब की शुरुआत से पढ़ूंगा, प्रस्तावना में, जिसे डेविड फासेल ने लिखा था। उन्होंने कहा, क्या लैरी डर रहे थे इसे आजमाने से, यानी माउंट सीनाई में चुपके से घुसने की बात करते हुए? वे कहते हैं नहीं। क्या मैं उनके साथ जाऊंगा? वे कहते हैं ठीक है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं उन्हें एक नक्शा दे देता। उन्होंने उन्हें रॉन की कहानी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और इसीलिए बाद में आई किताबों में उनकी कहानी में ऐसे प्रसंग भी शामिल हैं जहां वे दावा करते हैं कि उन्होंने लोगों से कहा कि वे डॉक्टर हैं। तो रॉन जो कर सकते थे वह बस इसके लिए प्रार्थना करना था, और वे लगातार समरान से संपर्क करने की कोशिश करते रहे और उसे देखने की, क्योंकि समरान ने दावा किया था कि वह तस्वीरें और वीडियो ला सकता है और हमें दे सकता है। वह बहुत बड़ी रकम मांग रहा था, जितनी हम अपने जीवन में कभी नहीं देखेंगे। और फिर आखिरकार एक समय ऐसा आया जब हम नुएवा गए। ये जनवरी 1992 की बात है। जब हम नुएवा में थे तो मैं अपने साथ सऊदी अरब एक नक्शा लेकर गया था। मुझे नहीं पता क्यों। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर रॉन और मैंने बात की हो, लेकिन मैंने अपने सामान में 3 प्रतियां रख ली थीं। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हमने अभी-अभी एक फैक्स मशीन खरीदी थी और मैं उससे कॉपियां बना सकता था। तो वे मेरे पर्स में थीं, और हम नुएवा में बाहर थे, और समरान अंग्रेज़ी बोलते हैं लेकिन उनकी पत्नियां नहीं बोलती। तो हमारे होटल में नुएवा में जो आदमी डेस्क पर काम करता था, उसका नाम अहमद सामी था, हम उसे बुला लेते थे। वह हमारे लिए कॉल करने की कोशिश करता था और फिर पत्नियों को समझाता था, क्योंकि वे अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती थीं। कसमरान कभी वहाँ नहीं होता था। आखिरकार जब अहमद सामी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो और हम उसे सिर्फ सामी कहते थे। और रॉन ने उसे समझाया कि सऊदी अरब में माउंट सीनाई है,
और फिर उसने उसे अपनी दूसरी खोजों के बारे में बताया, जैसे नूह की नाव और इन सब चीज़ों के बारे में। और अहमद सामी के पास एक शानदार विचार आया। वह कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। वह कहता है, हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज वीज़ा पर सऊदी अरब जाने की अनुमति होती है। असल में हमें जाना ही पड़ता है। वह कहता है, मैं कभी अपने हज पर नहीं गया हूँ। तो समझौता ये हुआ कि हमने उसे वहाँ का टिकट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। हमने उसे एक कैमरा दिया और रॉन ने उसे वहाँ जाने के लिए $500 अतिरिक्त भी दिए। अब जब हम घर पहुँचे तो हमें अहमद सामी का फ़ोन आया जो कह रहे थे, मुझे और पैसे चाहिए। ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो मैं परिवार में सबसे कंजूस हूँ। रॉन काफ़ी तैयार थे उसे और पैसे देने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैंक गया। मैंने सामी द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार वायर ट्रांसफ़र किया और मुझे लगता है कि यह करीब $1,500 और थे। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं बार-बार कहता रहा, रॉन, हम तो बस पैसे फेंक रहे हैं। मुझे बैंक से फ़ोन आया कि वायर ट्रांसफ़र नहीं हो पाया क्योंकि उसमें एक नंबर और एक वायर नंबर गायब था और मुझे वह नंबर चाहिए था। तो रॉन ने मुझे अहमद सामी को फ़ोन करने को कहा और मैंने उसे फ़ोन किया और वह नंबर ले लिया। और अगली सुबह मैंने फिर से बैंक को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मैं वह वायर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और यह रहा वह नंबर। और उन्होंने मुझसे कहा, आपको आकर मिलना पड़ेगा। हम फ़ोन पर बैंक वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मैं बैंक गया और उन्हें सारी जानकारी दे दी। और जब मैं घर पहुंचा तो हमें फ़ोन आया कि वे वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उनका वायर सिस्टम डाउन था दोपहर के लिए, या अगली सुबह ही हो सकता था। खैर, उसके ठीक बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। रॉन को एक लड़की का फ़ोन आया जिसने कहा कि उसे नहीं पता ये सब किस बारे में है, लेकिन उसके भाई ने उसे फ़ोन करके कहा था कि इस आदमी रॉन वायट को ढूंढो, मेरा नंबर दो और कहो कि मुझे फ़ोन करे। और जब मैंने रॉन का चेहरा देखा तो वह फ़ोन पर बात करते हुए एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मर गया है या क्या हुआ है। और उसने कहा, मुझे नहीं पता। और उसने तुरंत ही सऊदी अरब में उस नंबर पर फ़ोन किया और उस आदमी ने फ़ोन उठाया। उसका नाम जिम कैल्डवेल था। कैल्डवेल्स एक परिवार था जो सऊदी अरब में रह रहा था और काम कर रहा था। रियाद के पास वह अरामको के लिए काम करता था और इसलिए उन्हें हर कुछ समय बाद देश से बाहर जाना पड़ता था ताकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी टैक्स स्थिति बनाए रख सकें। तो जब उन्हें साम्राज्य छोड़ने के लिए यात्रा करनी पड़ी तो वे मिस्र आ गए। वे विशेष रूप से सेंट कैटरीना या सेंट कैथरीन को देखने में रुचि रखते थे। कैटरीना या सेंट कैथरीन की, जो सीनाई प्रायद्वीप में है, यह माना जाता है कि यही असली माउंट सीनाई है, लेकिन यह पारंपरिक स्थल है। इसे कॉन्स्टेंटाइन की मां के सपनों और रहस्यवाद के आधार पर खोजा गया था। इसी तरह इसे खोजा गया था। तो खैर, वे वहाँ गए और बहुत बहुत निराश होकर लौटे क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने असली जगह नहीं देखी थी। और जब वे नुएवा से निकले थे तो वे उसी होटल में ठहरे थे जिसमें हम भी ठहरे थे, और वहाँ के सैमी को पता था कि वे सऊदी अरब में रहते हैं। तो जब वे अपनी यात्रा के बाद दूसरी बार लौटे, जो ठीक हमारे जाने के बाद था, तो वह बहुत उत्साहित था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह क्या करने वाला है, कैसे वह फुटेज हासिल करेगा और कैसे वह रॉन वाइट से एक बड़ी रकम वसूल करेगा। जब वे वापस आए, मेरा मतलब है, सैमी ने उनसे कहा, तुम्हें यह मेरे लिए करना ही होगा। और वह जिम और उसकी पत्नी पेनी से ये तस्वीरें बनवाने की कोशिश कर रहा था और फिर उन्हें अपने भाई को सऊदी में देने के लिए, जो बाद में उसे देगा। और मुझे यकीन है कि कार्लवेल्स काफ़ी चिंतित थे। आप जानते हैं वह किस बारे में बात कर रहा है। एयर मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें यह कहानी सुनाते हुए सुनें, लेकिन मैं आगे बढ़कर खुद ही बता देता हूँ क्योंकि आप वीडियो नहीं सुन सकते। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि जब वे वहाँ पहुँचे तो अहमद सामी ने उन्हें एक आदमी की कहानी सुनाई जो अभी-अभी वहाँ था, और इसका कुछ संबंध संदूक और, आप जानते हैं, माउंट सीनाई से था।
और वे नहीं जानते थे कि यह सब किस बारे में है। लेकिन आखिरकार जिम ने कहा कि उसने समझ लिया कि वह नूह की नाव थी। और जिम ने कहा कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ कि उसकी बहन ने उसे पिछले साल एक वीडियो कैसेट भेजा था जिसमें एक आदमी ने कहा था कि उसने नूह की नाव खोज ली है, और वह आदमी था रॉन वायट। तो जिम ने कहा कि वह क्या करता, वह इन टेप्स को लेता। ये टेप्स 8 मिलीमीटर के आते थे क्योंकि वे छोटे होते थे, और वह उन्हें वीएचएस टेप में ट्रांसफ़र कर देता था, और फिर वह 8 मिलीमीटर टेप्स को दोबारा इस्तेमाल करता था। मुझे लगता है कि सऊदी अरब में टेप्स लाना थोड़ा मुश्किल होता होगा। तो वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, वे लोग अपनी सामान्य राज्य से बाहर यात्रा पर थे। जब आप वहाँ काम करते हैं तो आपको हर कुछ समय बाद ऐसा करना पड़ता है ताकि आपका टैक्स स्टेटस बना रहे। और वे अभी-अभी सेंट गए थे, कैथरीन गए थे, और बहुत निराश हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि वही असली माउंट सीनाई है, और वे सच में उसे देखना चाहते थे लेकिन देख नहीं पाए। तो जब वे वापस आए तो वे प्रार्थना कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे और असली माउंट सीनाई को देखना चाहते थे। और उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है जो वे खुद बता सकते हैं। जब वे वहाँ पहुँचे और अहमद सामी ने उन्हें यह कहानी सुनाई, तो जिम ने कहा, वह एक पल के लिए रुके और बोले, मैं इस यात्रा पर अपने साथ 10 टेप्स लाया था इस्तेमाल के लिए, और उनमें से 9 का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि जो टेप मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और उसने उसे अपने वीडियो रिकॉर्डर में डाला, चलाया, उसे अहमद सामी की आँख के पास ले गया, और अहमद सामी ने कहा, यही है, यही वो आदमी है। उसने वह टेप इस्तेमाल नहीं किया था जिसमें रॉन थे। वे सब बहुत, मेरा मतलब है, वह एक चमत्कार था। वो वहीं पर एक चमत्कार था। और हमने अहमद सामी के पास एक नक्शा छोड़ा था, और रॉन ने मुझसे उस पर एक गाय बनवाने को कहा था। फिर उसने मुझसे पहाड़ बनवाया जिसमें 2 चट्टानों के बीच एक पेड़ था, और कुछ और चीज़ें भी थीं। मुझे सब कुछ याद नहीं है। लेकिन जिम और पेनी वहीं गए जब वे निकले थे। नुएवा ने उनकी कार ली, और घर जाते समय वे माउंट सीनाई गए और उन्होंने वहाँ ये सारी तस्वीरें लीं। और जब उन्हें ये तस्वीरें मिल गईं तो उन्होंने रॉन को फ़ोन किया और कहा, हम चाहते हैं कि ये आपके पास हों। तो कुछ हफ्ते बाद रॉन बहरीन के लिए उड़ान भरकर वहाँ उनसे मिले। क्योंकि आप बहरीन के लिए आसानी से उड़ान भर सकते हैं लेकिन सऊदी के लिए नहीं, और उनके लिए वहाँ आना बहुत जल्दी और आसान था। तो उन्होंने हमें न केवल वीडियो की कॉपियाँ दीं बल्कि अपनी सारी तस्वीरें भी दीं, और यहाँ तक कि नेगेटिव्स भी दिए। और ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। रॉन वहाँ कुछ बार गए थे। उनके पास एक जगह थी जिसे वे मैक्सिकन रेस्टोरेंट कहते थे। वे फ़ोन पर कोड में बात करते थे क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ वे कर रहे थे उससे हर कोई, ख़ासकर वे लोग जो वहाँ रहते थे, काफ़ी घबराए हुए थे। तो वे जो भी तस्वीरें और वीडियो हमारे पास लाए, मुझे सच में लगता है कि वह पल रॉन को मैंने सबसे ज़्यादा खुश देखा था। इस पूरे काम से जुड़ी किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि इतने लंबे समय से वह लोगों को दिखाना चाहते थे। रॉन ने यह सब न तो किसी शोहरत के लिए किया, न ही दौलत या ऐसी किसी चीज़ के लिए। रॉन बस चाहता था कि लोग देखें कि भगवान ने उनके लिए क्या संरक्षित किया है। और मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई और उनसे बेहतर फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो बना सकता था। 90 के दशक की शुरुआत में उस समय उपलब्ध उपकरणों के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनसे बेहतर काम कर सकता था, और मैं हमेशा उनके किए गए काम के लिए आभारी रहूँगा। विविका, मैं हमेशा उनके किए गए काम के लिए उनकी प्रशंसा करूँगा, क्योंकि विविका पोंटिन ने रॉन को बोलते हुए सुना था, शायद नॉर्वे या स्वीडन में। और उन्होंने ये पहले भी सुना था। वह तस्वीरें और सब कुछ हासिल करने में सक्षम थे, और वह चाहती थीं कि रॉन के पास कुछ तस्वीरें हों, इसलिए वह मदद करना चाहती थीं। तो वह लड़की, वह अविवाहित थी, और उसने एक अस्पताल में नौकरी कर ली और बुकिंग भी कर ली। और मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को भर्ती कर लिया जो उसे पहाड़ तक ले गए। और उसने ये सारी तस्वीरें और वीडियो बनाए और सीधे रॉन को दे दिए। मुझे याद है एक बार एक युवा लड़का था जो उसके साथ काम कर रहा था, टोबी, और वह टोबी के साथ पहाड़ पर गई थी।
और उसने बहुत सारी फ़िल्म रोल्स, स्लाइड्स शूट की थीं। और जब टोबी और वे लोग वापस आए तो उन्हें पता चला कि टोबी की बहन अमेरिका में एक भयानक दुर्घटना में थी और टोबी को अमेरिका वापस जाना पड़ा। तो विविका ने टोबी को दे दिए ये सारी फ़िल्म रोल्स। और जब टोबी अमेरिका वापस गया, हमने व्यवस्था की और मैं अपनी माँ को लेकर गया और वह और मैं हम केंटकी तक गाड़ी चला कर गए और उससे मिले। और उसने हमें सारी फ़िल्म और सब कुछ दे दिया और वे शानदार थीं। वे पहली तस्वीरें थीं जो हमें इतने करीब से मिली थीं, मूसा की वेदी की, जो पवित्र क्षेत्र में थी। विविका अद्भुत थी। वह डाइविंग करने गई थी। डाइविंग करते समय उसने कुछ अद्भुत फुटेज ली जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे रथ के कुछ हिस्से हों। उसने कहा कि उस समय उसने उन्हें देखा भी नहीं था। वह क्या करती थी, बस फ़िल्म बनाती रहती थी। रॉन उससे काहिरा में मिला था और उसे एक अंडर वाटर कैमरा दिया था, तो वह बस डाइविंग कर रही थी और फ़िल्म बना रही थी। उसने अविश्वसनीय काम किया और हमारे पास है, लेकिन विविका, उसने हमें सब कुछ दे दिया और वह किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं चाहती थी। उसका दिल भी वैसा ही था और आज भी है जैसा रॉन का था। वह बस चाहती थी कि लोग स्वर्ग पहुंच जाएं। हमसे स्वीडन से एक व्यक्ति मिलने आया जिसका नाम रोरी था। हम उससे मिले और उसने हमें अपने दोस्त लियोनार्ड के बारे में बताया। तो लियोनार्ड इन खोजों में बहुत रुचि रखते थे और वे एक बहुत शिक्षित व्यक्ति थे। वह स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का संस्थान में एक जेनेटिसिस्ट थे। तो लियोनार्ड हमसे कुछ बार मिलने आए और उन्होंने रॉन के साथ एक अनुबंध तैयार किया। वह रॉन के साथ इन सभी खोजों पर एक किताब लिखना चाहते थे। रॉन सहलेखक बनने वाले थे। तो लियोनार्ड आए। वह रॉन से मिलने तब भी आए जब वह बीमार और मृत्युशैया पर थे, लेकिन वे कभी किताब नहीं लिख पाए। तो रॉन के निधन के बाद लियोनार्ड मुझसे मिलने आए। मुझे लगता है ये अक्टूबर 1999 की बात है। वह आए और वह किताब लिखना चाहते थे और उन्होंने कहा कि उनकी विश्वसनीयता के कारण कवर पर केवल उन्हीं का नाम होना चाहिए। मैं अभी भी रॉन के जाने का बहुत शोक मना रही थी और इसी दौरान उन्होंने एक अनुबंध तैयार किया। यह एक अजीब अनुबंध था। ये 2 हिस्सों में था। इसका एक हिस्सा किताब लिखने का अनुबंध था। इसका दूसरा हिस्सा वह अनुबंध था जिससे वह तस्वीरों का उपयोग कर सकते थे। तो मैंने उन्हें अपनी सारी रिसर्च दे दी। हम नीचे गए जहाँ सारी किताबें रखी थीं और मैंने उन्हें सारी रिसर्च दे दी। फिर वह स्वीडन लौट गए और उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने मुझे 2 या 3 अलग-अलग पांडुलिपियाँ भेजीं क्योंकि मुझे अस्वीकार करने का अधिकार था। मुझे उसे जांचने और सब कुछ देखने का मौका मिला और वह एक बेहतरीन किताब थी और वह पूरी तरह रॉन के काम के बारे में थी। लेकिन उसमें केवल एक छोटी सी पैराग्राफ में लिखा था कि यह रॉन वायट के अनुसंधान, खोजों और फील्ड वर्क पर आधारित है। और खैर, रॉन ने उन्हें 2-3 बार डाइविंग कराई थी और सब कुछ दिखाया था। और जब किताब प्रकाशित हो गई तो मुझे लियोनार्ड से फिर कभी कोई खबर नहीं मिली, जबकि मुझे आय का 50% मिलना था। तो खैर, वह इन सब चीज़ों को लिखने के कारण एक प्रसिद्ध लेखक बन गए और लोग सोचते हैं कि यह लियोनार्ड मोलर का शोध था। लेकिन ऐसा नहीं था। ये रॉन वायट के माध्यम से परमेश्वर का कार्य था और लोगों को यह जानना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हों, बिना परमेश्वर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, आप इंसानों को प्रभावित करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। और इसलिए यह कुछ हद तक ये काफ़ी दुखद है कि रॉन ने मुझे उस दिन बताया जब हम इस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं चला जाऊंगा, ये ठीक उसी समय की बात है जब हम उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए दरवाजे से बाहर जा रहे थे जहां उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कहा, जब मैं चला जाऊंगा तो हर कोई अपनी अपनी जगह के लिए होड़ करेगा। मेरा ध्यान, आप जानते हैं, कहीं और था। मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था, लेकिन मैं उनकी कही बात कभी नहीं भूला और इसलिए इन सब चीज़ों की पूरी कहानी सबको जाननी चाहिए।
बहुत से लोगों ने बहुत अद्भुत काम किए हैं, बहुत अद्भुत काम, लेकिन महिमा तो भगवान को ही मिलनी चाहिए क्योंकि वही हैं जिन्होंने ये सब किया। उन्होंने इन चीज़ों को इतिहास के इस समय के लिए सुरक्षित रखा।